क्या अगर आप एक से ज्यादा सिम लोगे तो आपको जेल हो जाएगी? और मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक ऐसी मेंटल स्थिति जो आपको अभी पक्का होगी और इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। और क्या आपके घर में जो बिजली आती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है? ये आपको जरूर जानना चाहिए। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे, जिसको सुनने के बाद आप कहोगे वाओ। अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक बार नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके चेक कर लो कि ऑल नोटिफिकेशंस ऑन है कि नहीं। ऑल ऑन रखना ताकि अगली वीडियो आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए। और अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 5, भारत के अंदर ऐसे कई नियम हैं जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना पूरे देश को चलाने के लिए। उनमें से ऐसे कई नियम हैं जो कि बदले नहीं गए हैं बहुत समय से, लेकिन फाइनली अब इसी महीने से ये सारे नियम बदल रहे हैं क्योंकि न्यू टेलीकॉम एक्ट लागू हो चुका है। अब आप और आपके करीबी लोग मोबाइल सिम ये सब तो यूज करते ही हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो हुई है वो हुई है साइबर फ्रॉड को लेके। देखो ऐसा कई बार पाया जाता है कि आपके आधार कार्ड पे कोई सिम चल रहा हो और आपको पता भी ना हो। कभी कभी नोटिस करना कि आप सिम जब खरीदते हो दुकान में जाके तो कई बार ऐसा होता है कि दुकान वाले कहते हैं कि आपका बायोमेट्रिक ठीक से नहीं हुआ, फिर से लगाइए ना अंगूठा, और आप फिर से लगाते हो। इस तरह से वो बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने की कोशिश करते थे फ्रॉड सिम वाले। और किसी के नाम पे नकली सिम चल रहा हो और उसे पता नहीं हो, ये ज्यादातर बूढ़े लोगों के साथ होता है। बुजुर्ग लोग जिनको कोई आइडिया नहीं है उनके साथ होता है। जैसे कि कोई सूट बूट में ऑफिसर आया गांव के अंदर और वो बूढ़े लोगों को अप्रोच किया कि आपका हम ये आपका राशन बढ़ा देंगे, आपका कोई बेनिफिट करा देंगे, और उसी बहाने बायोमेट्रिक्स लिया और उन ओल्ड पीपल को पता भी नहीं है कि उनके नाम पे सिम चल रहा है। देखो आपको जब भी कोई फ्रॉड कॉल आता है तो आप इधर से अगर गाली भी दे दो कि हट कट कॉल का फ्रॉड कर पता नहीं क्या मेरे को, ऐसे लोग जो रिप्लाई करते हैं कि अभी अभी पुलिस को नंबर देता हूं तुम्हारा, तो इससे कोई खास फायदा नहीं होता है क्योंकि फ्रॉडस्टर अपने नाम पे सिम थोड़ी चला रहे होते हैं, वो तो किसी और के नाम पे सिम चला रहे होते हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि एक इंसान के फोटो और आईडी कार्ड पे कितने सारे सिम चलते थे इसका कोई लिमिट नहीं था। ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि एक इंसान के नाम पर 700 सिम चल रहे हैं, 700 सिम। और ये भी अगर आपको अमेजिंग नहीं लगा तो ये घटना देख लो, 52,000 सिम सिर्फ एक फोटो और एड्रेस प्रूफ पे, यानी सिर्फ एक आईडी पे इशू कर दिया गया। यानी ऐसे ऐसे कांड हो रहे थे। तो इसी को लिमिट करने के लिए न्यू टेलीकॉम बिल में एक नियम निकाला गया, जो कि ऐसा र्यूमर्ड है इंटरनेट पे कि 2 से ज्यादा सिम होने पे या 1 से ज्यादा सिम होने पे पेनाल्टी, फाइन या जेल हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो नियम कहता है वो है एग्जैक्टली 9 सिम का। एक इंसान अपने नाम पे हाईएस्ट 9 सिम ले सकता है, 10वां सिम नहीं ले सकता है। जैसे इंसान अपने नाम पे 10वां सिम लेगा, अथॉरिटीज को एक अलर्ट पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद 50,000 से लेकर 2 लाख तक की फाइन हो सकती है। अब ये 9 सिम का लिमिट एक आम इंसान के लिए एनफ है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2, 3 या 4 सिम एनफ है एक पर्सन के लिए। किसी के पास 2 फोन्स भी है और दोनों में 2-2 सिम भी है तो 4 एनफ है। ठीक है, जाओ 5 एनफ है। मेरे को नहीं लगता कि 5 सिम से ज्यादा किसी को प्रैक्टिकल यूजेस है, तो इससे फ्रॉड्स तो रुकेंगे, ये तो पक्का है। तो ये काम सरकार ने अच्छा किया है। लेकिन इस टेलीकॉम बिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि मुझे सरकार की तारीफ करने से थोड़ा सा रोक रहा है। मैं किसी भी चीज का एनालिसिस एकदम अनबायस्ड तरीके से ही करूंगा, ये नहीं कि किसी का फैन बन के करूंगा। ये तो अच्छी बात बता दी, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस बिल में। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से राइट ऑफ वे की बात की गई है। देखो इस नियम के आने के पहले क्या होता था कि अगर किसी के भी घर पे टावर लगाना है तो कंपनीज अप्रोच करती थी गांव और शहरों में कि आपका प्रॉपर्टी है, यहां पर हम टावर लगाना चाहते हैं और उसके बदले आपको मुआवजा भी मिलेगा पर महीने। तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग होते थे। पहले वो जो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि मंथली पेमेंट मिलेगा, लेकिन दूसरे वो भी लोग थे जिनको अननेसेसरी नॉइज नहीं पसंद था जनरेटर्स का। या फिर ये बात साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग मानते हैं कि उसके हेल्थ इफेक्ट्स भी होते हैं टावर्स के, जो कि साइंस नहीं कहता है वैसे। लेकिन टावर्स का जनरेटर का नॉइज तब भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम था लोगों के लिए। लेकिन अब क्या है कि राइट ऑफ वे आने के बाद ये एकदम रोड्स की तरह हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे कि गांव में आपका जमीन है और वहां पर रोड निकल रहा है और सब कोई ने जमीन दे दिया है रोड के लिए, अच्छे दामों में बेच दिया है, लेकिन आप अपनी जमीन देने से मना कर रहे हो क्योंकि वो आपका प्रॉपर्टी, आपका मर्जी होना चाहिए ना। लेकिन वैसा नहीं होता है। अगर कोई चीज पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, पब्लिक एट लार्ज, लोगों के लिए, तो आपको गांव की जमीन देनी ही पड़ती है हाईवेज या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अब वही चीज टावर्स में हो रही है। अब क्योंकि सिम और नेटवर्क के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, तो इसको एक बेसिक हक माना गया है लोगों का। और अगर किसी जगह पे टावर नहीं है और कोई एक स्पेसिफिक जगह है जहां पर टावर लगने से उस एरिया में सबको नेटवर्क मिल जाएगा, और वो एरिया अगर आपका घर ही हो या फिर आपके घर के आसपास हो, तो आप उसको अपोज नहीं कर सकते।
कि नहीं मैं टावर नहीं लगाने दूंगा। और अगर आपके मन में आ रहा है कि आप कोर्ट अप्रोच करोगे, कोर्ट जाओगे, केस करोगे, तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट नियम को मानता है, रूल बुक को मानता है, कानून को मानता है। और जब कानून में ही ये इंप्लीमेंट हो चुका है तो मतलब आप गवर्नमेंट टावर्स कहीं भी लगा सकती है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है ये सुन के। तो राइट ऑफ वे से बहुत लोग सहमत नहीं है। इसके बाद जो बड़ा चेंज आया है वो है गवर्नमेंट कंट्रोल का। पहले क्या होता था कि जब कोई इमरजेंसी होता था तो सरकार के पास लिमिटेड पावर होता था और एक थोड़ी लंबी प्रोसेस से गुजर के वो लार्ज स्केल पे एक्शन ले पाती थी। मतलब ये इसका कि मान लो किसी शहर में दंगे हो रहे हैं और उस जगह का इंटरनेट बंद करवाना है, तो पहले के मुकाबले सरकार का अब इस पे ज्यादा कंट्रोल होगा। अब इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी इमरजेंसीज के टाइम या फिर ऐसी कोई घटना के टाइम जो कि पब्लिक सिक्योरिटी को हार्म कर रही है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ाया गया है। अब इस बिल में जो अगला चेंज हुआ है वो है इक्विपमेंट्स को लेके। देखो पहले के समय में जो टावर्स या फिर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है टावर्स और नेटवर्क्स का, कॉमन डक्ट्स का, इस पे कोई नियम नहीं था कि कहां से हम मंगा रहे हैं। मान लो कोई टावर कंपनी को टावर बनाना है तो उसमें कई चाइनीज इक्विपमेंट्स भी लगते थे। अब चाइना वालों को तो कोई भरोसा है नहीं कि वो क्या सॉफ्टवेयर, क्या हार्डवेयर, क्या फर्मवेयर क्या भर के दे देंगे, और मे भी हिडन रूप से वो रन हो रहा हो और उनके पास डेटा जा रहा हो और हमें पता भी नहीं हो। मतलब ये बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको हम नकार नहीं सकते हैं चाइनीज हरकत को देखते हुए। तो इस नियम के हिसाब से जो इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स है वो उन्हीं देशों से होंगी, टावर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स में, जो कि कंट्री सेफ है, और पोटेंशियली एडवर्शियल नेशंस जैसे कि चाइना, वहां से इंपोर्ट नहीं की जाएगी। और किसी टावर या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर चाइनीज इक्विपमेंट्स लगे हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, तो फिर उसको बदलने की ताकत देता है ये बिल गवर्नमेंट को। और सबसे बड़ा चेंज इस बिल में है सैटेलाइट इंटरनेट को लेके। अब जो बाबा आदम का पुराना जमाना का अंग्रेजों का जो नियम था उसमें सैटेलाइट इंटरनेट की जिक्र दूर दूर तक नहीं थी। तो ये एक ऐसी चेंज है जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड थी बहुत दिनों से। अब भारत का जियो सैटेलाइट हो, एयरटेल सैटेलाइट हो या फॉरेन का स्टार लिंक हो, इंडिया में सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो आना ही चाहिए। आपने ट्रेन में सफर करते हुए कई बार नोटिस किया होगा कि जब ट्रेन चलता है तो टावर नहीं पकड़ता है। मैंने तो बहुत मेन रूट्स पे ट्रैवल किया है और यकीन मानो ट्रेन में टावर पकड़ता ही नहीं है। पूरे जर्नी के मात्र 20-30% में मुझे टावर मिल पाता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट अगर मिल गया तब आप जंगल में हो, कहीं झील के अंदर हो, गुफा में हो, ट्रेन में हो, कहां हो पता नहीं, लेकिन टावर पकड़ेगा। जस्ट आप भारत के बॉर्डर के अंदर रहो, कहीं भी टावर पकड़ेगा, ऐसा फैसिलिटीज मिल जाएगा। तो जब इसमें इतनी बड़ी चीज आ रही है और कंपनीज का इतना बड़ा प्रॉफिट पोटेंशियल है इस चीज में, तो इसको लेके जो नियम है वो भी नए बिल में पेश किया गया है, जिससे होगा ये कि अब कुछ सालों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आ जाएगा। एक और बड़ा चेंज जो आया है वो है आपके लिए। अभी तक क्या होता था कि आपके पास कोई सिम है, कहीं टावर नहीं पकड़ रहा है, तो कोई प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं था। यानी कि आप क्या करते थे, कस्टमर केयर कॉल करेंगे और वो तो रोबोट की तरह बात करेंगे, हाँ आपका कॉल रिकॉर्ड हो सकता है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए, हाँ अपना बताइए। फिर आप बोलेंगे अरे टावर नहीं पकड़ता है मेरा, मैं क्या करूं, यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा हूं। हाँ सर माफी चाहते हैं हम आपकी दुविधा समझ रहे हैं, हम जरूर इसके लिए कुछ करेंगे। तो ऐसा जो ऑटोमेटिक रिप्लाई था ये अब नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल्स ओपन करना होगा टेलीकॉम कंपनीज को, ताकि कस्टमर का जो भी ग्रीवेंस होगा उसको रिजॉल्व किया जाए, और वो भी टाइमली बेसिस पे, और कस्टमर्स ट्रैक कर पाए कि उनकी समस्या कहां तक सॉल्व हुई है और किस डेट तक जाके सॉल्व हो जाएगी। जहां पर और एक जानकारी मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप कश्मीर में हो तो जो सिम लिमिट है एक इंसान के नाम पे वो 6 है, और भारत में बाकी सभी जगहों पर 9 सिम है एक इंसान पे। तो ये थे टेलीकम्युनिकेशन के नियम का कुछ ऐसा पार्ट जो कि आपके काम का था और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, जो कि आपको पता चल गया है। फैक्ट नंबर 4, इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस स्कूल है क्राइस्ट हॉस्पिटल बोर्डिंग स्कूल, और ये स्कूल पूरे विश्व का इकलौता ऐसा स्कूल है जहां का यूनिफॉर्म साल 1556 से अभी तक सेम है। यानी 450 साल बीतने के बाद भी उसका यूनिफॉर्म आज तक सेम है, और वो यूनिफॉर्म है ये वाला। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल फैक्ट है। देखो फीमेल्स में एक एग जो होता है वो एक बच्चे को जन्म देता है, यानी आपके मदर के अंदर के एक एग से आप जन्म लिए हो। पर अमेजिंग बात यह है कि जब एक बेबी गर्ल जन्म लेती है तो उसके बॉडी के अंदर 2 मिलियन यानी 20 लाख एग्स रहते हैं ओवरी के अंदर, लेकिन पूरे लाइफ टाइम में पीरियड्स और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पूरे 40-50 साल के लाइफ में सिर्फ 400 से 500 एग्स रिलीज होते हैं, यानी 99.999999% एग्स ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती
देती है और इस प्रोसेस को आर्ट्रेशिया कहते हैं। और पूरे लाइफ टाइम में 400 से 500 एग रिलीज होते हैं और उसमें से एक एग से एक बच्चा जन्म ले लेता है। लेकिन ये कितनी गजब बात है कि जैसे एक बेबी गर्ल जन्म ली, उसके अंदर तभी 2 मिलियन एग्स रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट जो कि आप बहुत पसंद करते हो। क्या आपने कभी मिसिंग टाइल सिंड्रोम या फिर मिसिंग टाइल्स इफेक्ट के बारे में सुना है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। एक बहुत ही अमीर इंसान था, उसने करीब 990 करोड़ रुपए का घर बनाया था। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था रूम का टाइल्स। सबसे महंगा था वो था रूम का टाइल्स। तो इस फोटो में जो आप एक एक टाइल देख रहे हो वो 10-10 करोड़ का टाइल है। लेकिन उस रूम में सिर्फ एक जगह ऐसा था जहां पे एक नॉर्मल टाइल था, यानी लोकल मार्केट से लाया गया कुछ हजार रुपए का टाइल। तो अब ये बात सबको पता थी और ये लोकल टाइल इसलिए लगाया गया था क्योंकि घर को टाइम पे फिनिश करना था। और जो विदेशी टाइल था वो स्पेसिफिक कलर का स्टॉक खत्म हो गया था और वो सेम लग्जरी टाइल 6-7 महीने बाद आने वाला था। तो इसलिए उस जगह एक लोकल टाइल को फिट कर दिया गया। लेकिन जब फाइनली घर बनने के बाद लोग घर को देखने आए तो उनका नजर अक्सर वही बीच वाला टाइल पे जाया करता था कि इतना हर जगह इतना परफेक्ट सिमेट्रिकल टाइल्स लगा हुआ है, तो बीच में ये बिरयानी में इलायची क्यों? और फिर जितने लोग आए सबका नजर इसी पे जाता था क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं था और लोग इसी को लेकर कंप्लेन करते रहते थे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है। वो लोग लिटरली भूल गए कि बाकी टाइल्स करोड़ों का है और उनका वैल्यू क्या है। उनमें से सिर्फ एक टाइल खराब है तो उनका नजर उस पे ठीक जा रहा है, उस पे कमेंट्री हो रही है, लेकिन बाकी टाइल पे सो टू स्पीक किसी का फोकस नहीं जा रहा उतना। महंगे वाले टाइल से इतना सारा लगा हुआ है, उससे ज्यादा फोकस उस एक मिसिंग टाइल पे जा रहा है। तो साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से इंसानी दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह है। साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसानी दिमाग अक्सर नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखता है। जैसे कि आपके लाइफ में ठीक ठाक अच्छी खासी पॉजिटिव चीजें भी हुई होंगी, लेकिन नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान जाता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जाना भी चाहिए, तभी तो लाइफ इंप्रूव होगी। मैं बस ये बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी और इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। हमारा दिमाग अक्सर मिसिंग टाइल पे फोकस करता है कि क्या नहीं है, जो है भले वो कितना भी वैल्यूएबल हो वो नहीं दिखता है। क्या नहीं है और क्या रॉन्ग हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, उस पर ज्यादा फोकस जाता है नेचुरली। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, दिमाग खुद ब खुद ही नेगेटिव की तरफ जाता है। और ये काइंड ऑफ थोड़ा सा एडवांटेजेस होता है क्योंकि नेगेटिव पे दिमाग जाएगा तो वो प्रॉब्लम दिमाग फिक्स करने की कोशिश करेगा। लेकिन किसी किसी में ये चीज बहुत ही ज्यादा होती है, ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव चीजों को जरा भी नहीं देखते हैं और नेगेटिव चीजों पे 99% फोकस होता है। और इसी को टेक्निकली ओवर थिंकिंग कहते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में आपको कई किताबों में इस मिसिंग टाइल का जिक्र मिल जाएगा। इसको मिसिंग टाइल इफेक्ट भी कह सकते हो, मिसिंग टाइल सिंड्रोम भी कह सकते हो साइकोलॉजी की भाषा में, जो कि किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है, तब इसको सिंड्रोम कहा जाता है, यानी कोई बीमारी, हद नेगेटिव सोचने की बीमारी। फैक्ट नंबर 1, पूरे भारत में बिजली प्रोड्यूस होता है और शहरों में जाता है। बिजली प्रोड्यूस करने के कई तरीके होते हैं, टिपिकल कोयला, हाइड्रो पावर यानी डैम्स वाले बिजली, ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको ये जानने में बहुत मजा आएगा कि पूरे भारत को ले लें, इंडिया को, तो एकदम अभी के समय आज की बात करें तो कितना बिजली किस सोर्स से आता है। क्या ऐसा है कि 10-20% ग्रीन एनर्जी से आता है, कुछ परसेंट न्यूक्लियर से भी तो आता होगा ना, न्यूक्लियर पावर एनर्जी। तो स्टैट्स आखिर कितना है? तो ये देखो, ये है इंडिया का करंट स्टैट्स। अभी भी आधे से ज्यादा बिजली 55% कोल से आता है, 12% हाइड्रो पावर है, 27% रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है और सिर्फ 2.8 यानी 3 मान लो 3% न्यूक्लियर से आता है। न्यूक्लियर सुनने में ही एक डर सा लग जाता है, पता नहीं क्यों। अब मैं पढ़ लेता हूँ आप लोगों के कुछ कमेंट्स। तुम्हारा BMW चार्ज करने का कितना खर्चा आता है बताओ। मेरा जो BMW X1 है वो डीजल है। अभी आपने नोटिस किया होगा लास्ट 1-2 सालों में ईवी गाड़ी आ रही है, लेकिन मैंने उससे भी पहले लिया था, तो मैंने तो डीजल लिया है, तो चार्ज करने का खर्चा नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक चीज तो है कि आप जो भविष्य में गाड़ी लेना होगा वो ऑफ कोर्स ग्रीन एनर्जी वाला ही लेना होगा। और आज से 10-15 साल बाद जब तक ये गाड़ी एक्सपायर हो जाएगा तब तक चार्जिंग स्टेशन शायद थोड़ा और वाइड स्प्रेड हो जाए भारत भर में। ब्रो, आई हैव अ क्वेश्चन, इफ अ वैम्पायर बाइट्स अ ज़ॉम्बी, डज ज़ॉम्बी बिकम्स वैम्पायर और वैम्पायर बिकम्स ज़ॉम्बी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई वैम्पायर है, उसने ज़ॉम्बी को काट दिया, तो क्या वो ज़ॉम्बी वैम्पायर बन जाएगा या फिर वैम्पायर ज़ॉम्बी बन जाएगा? मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी जो है वो वैम्पायर बन जाएगा, क्योंकि वैम्पायर सुपर नेचुरल होते हैं पर ज़ॉम्बी तो नेचुरल बायोलॉजिकल होते हैं। इंसान का ब्रेन कितने जीबी का है? मैंने बताया था इसका आंसर है इनफाइनाइट। देखो कमेंट में किसी ने रिप्लाई भी किया है इनफाइनाइट। वन मोस्ट डीप क्वेश्चन दैट कैन ब्लो योर माइंड। इसमें वो ये लिखे हैं कि अगर यूनिवर्स बिग बैंग से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट था जब गैसेस फटे और ये ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आया, तब इनका सवाल ये है कि गैसेस जो है वो कहां से आए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस, टोटल एम्प्टीनेस इन द यूनिवर्स, तो जो पहली गैसेस और जो पहला एक्टिविटी है वो कैसे हुआ? और ये बहुत ही लॉजिकल बात है।
और इससे और एक सवाल निकलता है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो गॉड जब एग्जिस्ट नहीं करते थे तब क्या था, और तब जो था क्या वो गॉड के बियॉन्ड था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब सोच पाना इंसानी दिमाग के परे है। दिमाग फट जाएगा लेकिन इसका आंसर नहीं मिलेगा। और जो घंटों मेडिटेट करते हैं, दिमाग को 90% काम कर लेते हैं, मे बी उनको ये सब पता चल जाए। नॉर्थ ईस्ट का बंदा नहीं चढ़ा ट्रेन पे। अच्छा, जो पिछले वीडियो में मैंने फैक्ट बताया था कि 4% लोग ट्रेन पे नहीं चढ़े, तो हाँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि आप नॉर्थ ईस्ट से हो और आप नहीं चढ़े हो कभी ट्रेन पे, तो हाँ ऐसे ही होता है। ऐसे ही जो थोड़े कट ऑफ रीजन्स हैं जो कि शहरों से उतना कनेक्टेड नहीं है और स्पेशली गांव, वहीं से जनरली वो लोग आते हैं जो कि ट्रेन पे नहीं चढ़े हैं। बाकी शहर में जो लोग रहते हैं उसमें तो 99.99% लोग चढ़ चुके हैं ट्रेन में। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंडिया इसलिए पीछे है क्योंकि यहाँ का थिंकिंग ऐसा है कि वो मत बेच, ये मत बेच, इतना पुराना पीसी है, तेरे पापा ने दिलवाया था। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का फैक्ट बताया था कि सिर्फ 1% वेस्ट रिसाइकल हो पाता है। तो आप जो कह रहे हो कहीं ना कहीं आपकी बात ये सही है कि इंडिया में ऐसा होता है कि अगर कोई 10 साल पुराना कंप्यूटर है और वो किसी के पापा ने या दादा ने दिया है, तो क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट होता है और हम इंडियंस के अंदर इमोशन ज्यादा होता है, जो कि बिल्कुल एक कूल बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसके चक्कर में रिसाइकल नहीं होता कंप्यूटर और मोबाइल्स, और वो ऐसे ही घर में पड़े पड़े उसका मदरबोर्ड, सर्किट वगैरह सब खराब हो जाता है। ब्रो, आई होप यू हैव मेनी चाइना प्रोडक्ट विथ यू। यू स्टार्टेड यूट्यूब चैनल बाय चाइना प्रोडक्ट, राइट? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चाइना इतना पॉल्यूशन करता है, तो शायद आप ये कह रहे हो कि आप चाइना के बारे में ऐसे बोल रहे हो लेकिन आप भी शायद चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हो, है ना नोटी बॉय? मैं कह रहा हूं नहीं, मैंने नहीं यूज किया है। अगर यूट्यूब चैनल की बात कर लूं तो मेरा लैपटॉप अमेरिकन कंपनी का है, HP, AC सैमसंग का है, कोरियन, कंप्यूटर एप्पल मैक, कार BMW जर्मनी, फोन आईफोन अमेरिकन। तो हाँ, मैं उतना चाइनीज प्रोडक्ट लिया नहीं हूँ। टीचर, व्हाट इज द बेस्ट थिंग वुड यू लाइक टू हैव? मी गेटिंग हर्ट फ्रॉम राजेश भैया। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और कर लिया है तब तो ठीक है।